एपिसोड 8। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। राजपूत हाउस किचन। नित्या ये बोल कमरे में ना जाकर जल्दी से किचन में चली गई, चूंकि वो आज पहली बार इस तरह की किचन में आई थी जहां पर सारी चीजें मॉडर्न टाइप की ही थी। ओह अब मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं सारिका के लिए कॉफी। मुझे तो इस किचन का कुछ पता ही नहीं है। ये गैस तो इलेक्ट्रिक है, इसे इस्तेमाल करने से पहले अगर एक बार किसी को यूज करते देख लेती तो बढ़िया रहता। ऊपर से दादी माँ अभी तक सो रही है। अगर वो जगी होती है तो मैं उनसे पूछ लेती, पर अभी तो अब मुझे ही किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। ये बोल नित्या भगवान का नाम लेती है और बनाने लगती है कॉफी। तभी सारिका जोर से पूछते हुए बोली, क्या हुआ, आज मिलेगी मुझे कॉफी या फिर नहीं? हाँ हाँ बस अभी बन गई, मैं लाती हूँ। किचन से नित्या ने जवाब दे दिया। बाहर हॉल में बैठी सारिका मुस्कुराए जा रही थी और खुद में बोल रही थी, अभी तो बस ये शुरुआत है परेशानी की तुम्हारी नित्या। तुमने मुझे मेरे पापा से थप्पड़ परवाई ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ इस घर में। तुम इतना परेशान हो जाओगी ना कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी कि तुमसे गलती हो गई है जो तुमने सारिका से पंगा ले लिया। इधर दिव्यांश की भी नींद टूट गई सारिका और नित्या के आवाज से। उसकी नींद जैसे ही टूटी वो बहुत गुस्सा हो गया और गुस्सा कर उठ बेड पर बैठते हुए बोला, व्हाट द हेल, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई इतनी जोर जोर से आवाज करने की। इसकी वजह से मेरी सारी नींद खराब हो गई, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। दिव्यांश पूरे गुस्से में अपने कमरे से बाहर आ नीचे उतरते हुए सारिका से पूछता है, छुटकी वो लड़की कहाँ पर है? अरे भैया आज आप इतने सुबह जग गए, क्या बात है आपको, आपकी पत्नी के बिना नींद नहीं हुई क्या जो उठते ही उसे ढूंढने लगे? एक तो पहले से ही दिव्यांश नित्या से उतना गुस्सा था, ऊपर से सारिका और जानबूझकर उस पर नमक डालने का काम करे जा रही थी। देख छुटकी, अगर ये मजाक कर रही है ना तो मैं बता रहा हूँ मेरा मूड बहुत खराब है। तो बंद कर अपनी ये बेकार की बातें और बता वो कहाँ पर है। उसकी हिम्मत काफी बढ़ गई है एक ही रात में, उसे मुझे समझाना पड़ेगा। ओके ओके सॉरी भैया, वो किचन में मेरे लिए 1 घंटे से कॉफी ही बना रही है। मुझे तो लगता है वो जानबूझकर मुझे परेशान करना चाहती है, इसीलिए तो कॉफी के बहाने ऐसा कर रही है। पता नहीं मैंने क्या बिगड़ा है उसका, जब से घर में आई है बस किसी ना किसी तरह से मुझे तकलीफ ही दे रही है। अब कॉफी में क्या करेगी पता नहीं, इसीलिए मैंने उससे बोला भी कि मुझे खुद बनानी आती है कॉफी, पर वो बोलने लगी कि नहीं वो बनाएगी मेरे लिए कॉफी। अच्छा उसने तुझे अभी तक कॉफी नहीं दी है? 1 घंटे से वो किचन में कर क्या रही है? तुम यहीं रुको, मैं उसे अभी मजा चखाता हूँ। दिव्यांश इतना बोल किचन की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद सारिका मुस्कुराते हुए बोली, अब आएगा मजा, पूरा डोज देंगे भैया उसे। अब देखती हूँ वो क्या करती है, इस घर में कब तक टिकती है। भैया उसे इतना टॉर्चर करेंगे ना कि वो एक ना एक दिन भाग ही जाएगी यहाँ से, और अगर फिर भी नहीं गई तो मैं हूँ ही, बाकी का कसर मैं पूरा कर दूंगी। इधर नित्या बेचारी जल्दी जल्दी कप में उबाले हुए दूध को डाल रही थी, जिस चक्कर में उसका हाथ भी जल गया। लेकिन फिर भी वो अपने तकलीफ को साइड में कर दूध में कॉफी पाउडर डाल इसे चम्मच से जल्दी घोलने लगी। अभी वो कॉफी घोल ही रही थी कि पीछे से जोर से और गुस्से में दिव्यांश की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज सुनते ही नित्या के हाथ से डर के मारे चम्मच नीचे गिर गई और उसके दोनों हाथ कांपने लग गए। लेकिन फिर भी वो डरती हुई दिव्यांश की तरफ मुड़ते हुए हकलाते हुए पूछी, आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं दिव्यांश जी? डरते हुए बेचारी पूछ तो ली, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि अपनी नजरें ऊपर उठाकर दिव्यांश के चेहरे को देखे। ओएमजी कितना अच्छा नौटंकी कर लेती हो तुम। मतलब पहले खुद लोगों को परेशान करती हो, उसके बाद एकदम इस तरह बंद पूछती हो कि क्या हुआ, मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ? पर मैंने अब क्या कर दिया दिव्यांश? मैं तो कल रात आपके कमरे में रुकी भी नहीं थी, दादी माँ के कमरे में सोई थी। अरे वाह, क्या गजब हो यार तुम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कमरे में नहीं सोए? अरे तुम इस लायक नहीं हो जो मेरे कमरे में रह सको, तुम यहाँ की नौकरानी हो, महारानी नहीं समझी। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं इस घर की महारानी बनना चाहती हूँ? मैं इसी में खुश हूँ, और तुम्हें इसी में खुश रहना भी चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरी सुबह की नींद खराब हो गई। आगे से ध्यान रखना, अगर मेरी नींद खराब हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझ में आया तुम्हें? दिव्यांश सब ये बोलता है तो उसकी बातों को सुन नित्या कहती है, पर मैंने कहा हल्ला किया था। वो तो चुप, अपना मुंह बंद करो। जब मैं बोलूं तो मेरी बात काटने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मुझे अच्छे से समझाना भी आता है। दिव्यांश की नजर तभी नित्या के हाथ पर लगी जली चोट पर पड़ जाती है। वो देखते ही दिव्यांश छत से उसकी चोट वाली जगह कसकर पकड़ लेता है, जिससे नित्या की कराहने की आवाज निकल जाती है और वो दर्द के मारे रोने लगती है और बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप दिव्यांश? मुझे वहां पर चोट लगी है, दर्द हो रहा है।
प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। अच्छा तो तुम्हें दर्द हो रहा है? ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें दर्द भी होता है। अभी जिस तरह से ये छोटे दर्द से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना, अगर आगे से तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी दर्द दूंगा, जिसको बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। हम बेवकूफ नहीं तो। ये बोल दिव्यांश किचन से निकल जाता है। उसके जाने के बाद नित्या अपने चोट को दूसरे हाथ से हल्का हल्का सहलाते हुए वहीं बैठ रोने लगी और खुद में बोलने लगी। मम्मा आपने मुझे झूठ क्यों बोला था कि शादी का दिन एक लड़की के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि उसे दिन उसे समझने वाला, उसे प्यार करने वाला एक सच्चा दोस्त मिल जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे साथ ही क्यों हो गया? मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ गया जो मुझे समझना तो दूर, मुझे इंसान भी नहीं समझता है। वो मेरे जख्म देख मुस्कुराता है, मुझे रोता देख उसे सुकून मिलता है। क्यों मम्मा, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था शादी के बारे में? पंडित भवन। दुलारी जाह्नवी के बगल में ही सोए हुई थी कि अचानक ही उसकी नींद एक बुरे सपने के साथ खुली, जिस वजह से वो घबरा कर उठकर बैठ खुद के सर का पसीना पोंछते हुए बोली, ये क्या था भोलेनाथ, मुझे इस तरह का सपना क्यों आया? मेरी बच्ची तो वहाँ ठीक होगी ना? वो सपने में रो क्यों रही थी? मुझे उससे बात करनी है, पर कैसे होगी बात? पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ कैसी होगी। जाह्नवी और दुलारी अभी नित्या के बारे में सोच सोच उदास हो ही रहे थे कि तभी ऋषभ कमरे के दरवाजे तक आता हुआ बोलता है, मम्मी वो नित्या दी का फोन आया है, पापा ने आपको नीचे बुलाया है, जल्दी जाओ। जैसे ही नित्या का फोन आया है ये बात उन दोनों के कानों में पड़ी। वो दोनों खुशी के मारे बिना एक मिनट गंवाए दौड़ पड़ी और जल्दी से आंगन में पहुंच दुलारी पंडित जी के हाथ से वो फोन लपक अपने कानों पर लगा खुशी से पूछती है, नित्या मेरी बच्ची कैसी है तू वहां पर? तू दुखी तो नहीं ना है? कोई तुझे कुछ कहता नहीं ना है? बता ना नित्या बेटा। दुलारी अपने मन की सारी बातें नित्या से पूछने में लग गई। उनकी बात सुन सुन नित्या के आंखों में आंसू आ गए थे और वो मन ही मन बोल रही थी, अब आपको कैसे बताओ मम्मा कि आपने जैसा बोला था मेरी जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं है। बस इस घर की मैं नौकरानी बनकर यहाँ पर रह रही हूँ, पर मैं भी मजबूर हूँ ये सब आपको बता, आपको तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ। नित्या मन में काफी कुछ बोले जा रही थी, लेकिन जब दुलारी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी तो वो बड़ी गंभीर हो पूछी, प्लीज नित्या बताना कोई दिक्कत है क्या? तू इस तरह से चुप क्यों है? जरूर कोई बात है, वरना मेरी बच्ची इतना गुमसुम नहीं रहती है। मम्मा प्रणाम, और आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। पहले तो आप खुद को शांत कर लीजिए, मैं इसीलिए चुप हूँ क्योंकि आप इतने टाइम से बोले जा रही है। नित्या थोड़ा झूठी मुस्कान के साथ बोली। उसके प्रणाम बोलने पर दुलारी जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, खूब सौभाग्यवती रहो मेरी बच्ची, क्या तू सच बोल रही है? तू खुश तो है ना? हाँ मम्मा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और आपको पता है यहाँ पर मुझे सब कितना प्यार करते हैं, सब मुझे बहुत मानते भी है। पापा जी, दादी माँ, सारिका वो तो मुझे एकदम जानू की तरह प्यार करती है। और बेटा दिव्यांश जी, क्या वो तुम्हें? हाँ हाँ मम्मा, वो भी मुझे मानते हैं। अब नई नई शुरुआत है तो थोड़ा एक दूसरे को समझने में वक्त तो लगेगा ही ना, पर वो मेरी परवाह बहुत करते हैं। आप जानती है कल रात उन्होंने मुझे बेड पर सोते देख मुझे चादर उड़ा दिया था ताकि मुझे ठंड ना लगे। तू सच बोल रही है ना बेटा? नित्या अभी अपनी माँ को झूठी काल्पनिक चीजें बता ही रही थी कि तभी उसके कानों में दिव्यांश के बुलाने की आवाज सुनाई पड़ी। उनकी आवाज सुनते ही नित्या एकदम हड़बड़ाहट से बोल पड़ी, मम्मा अभी मैं फोन रखती हूँ, वो दिव्यांश जी मुझे बुला रहे हैं, शायद उनको कुछ चाहिए होगा। मैं बाद में कॉल करूंगी, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना। नित्या बाय बोल कॉल कट कर देती है और फिर एक लंबी सांस लेते हुए खुद से बोलती है, अच्छा हुआ जो मैंने दादी का फोन मांग एक बार मम्मा से बात कर ली, वरना वो मेरी चिंता में दिन भर भूखी प्यासी रह जाती। अब मेरी यही किस्मत है मम्मा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप वहाँ और भी दुखी रहो। पहले ही मेरी वजह से आप हमेशा से पापा से डांट ही खाए हो, पर अब मैं यहाँ रहकर भी आपको तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। दिव्यांश का कमरा। दिव्यांश सोफे पर लेटा हुआ नेहा से उस तरह की बातें किए जा रहा था, तभी नित्या दरवाजे पर आ खड़ी हो गई। लेकिन जब नित्या दिव्यांश को किसी और लड़की के साथ इस तरह की बातें करते हुए सुनी तो उसे बहुत तकलीफ हुई, पर वो कर भी क्या सकती थी, बस चुपचाप वही खड़ी धीरे से पूछी, हाँ दिव्यांश जी बोलिए, क्या काम था आपको मुझसे? एक मिनट होल्ड करो नेहा। ये बोल दिव्यांश नित्या के पास उठकर जाते हुए बोला, तुम्हें क्या कम सुनने की बीमारी है या ऊंची सुनने की आदत है? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज दिए जा रहा था पर तुम्हें सुनाई कहाँ पड़ती है? दिव्यांश सब ऐसा बोलता है तो नित्या कहती है, आपने एक ही बार तो मुझे आवाज दी है और मैंने सुना भी है। ओह तो अब तुम मुझे झूठा बोलोगी यही ना? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं दिव्यांश जी, मैंने ये नहीं कहा, मेरे कहने। चुप करो,
मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी फालतू के एक्सप्लेशन। मेरे पास इतना बेकार टाइम नहीं है, समझी तुम? अब जल्दी से जाकर मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक बना दो। मैं जॉगिंग पर जाऊंगा, उससे पहले मुझे वो मिल जानी चाहिए। नित्या डरी हुई आवाज में नजरें नीची की सिर्फ इतना ही बोल पाई, जी दिव्यांश, मैं अभी बना देती हूँ। ये बोल नित्या उस दरवाजे पर से वापस किचन लौट जाने लगी और इधर दिव्यांश फिर से नेहा से बातें करने लगा। तभी नेहा दिव्यांश से पूछती है, कौन थी दिव्यांश वो लड़की? नोट इम्पोर्टेंट बेबी, नौकरानी है, बस काम से ज्यादा दिमाग ही खाती है मेरा। दिव्यांश की ये बात नित्या के कानों में पड़ जाती है, जिसे सुन वो रो पड़ती है और दौड़कर किचन चली जाती है। सुषमा जी का कमरा। जब सुषमा जी की नींद खुलती है और वो बेड पर उठकर बैठती है तो उसे नीचे नित्या नहीं दिखाई पड़ती है। अरे ये नित्या इतनी सुबह सुबह उठकर क्या करने लगी? यहाँ पर तो इतनी सुबह कोई नहीं उठता है, तो फिर शायद बच्ची को नींद नहीं आई होगी नीचे में, इसीलिए उठकर बाहर चली गई होगी। जाकर देखते हैं कहाँ है। सुषमा इतना बोल अपने चश्मा को बगल की टेबल पर से उठा, उसे पहनते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। इधर किचन में नित्या चुपचाप अपने गम के साथ सबके लिए नाश्ता बना रही थी। साथ में दिव्यांश की एनर्जी ड्रिंक भी बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे पता ही नहीं था कि वो कैसे बनती है। तभी सुषमा जी किचन के अंदर आते हुए बोली, नित्या बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? तुम जगी कब? नित्या ने जैसे ही दादी की आवाज सुनी झट से उनके पास जा उनके पैर छू आशीर्वाद लेते हुए बोली, दादी माँ आप जग गई। वो मुझे नींद नहीं हो रही थी ना, तो बस इसीलिए जग गई। देखिए ना, मैं कब से दिव्यांश जी के लिए एनर्जी ड्रिंक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बनती कैसे है। नित्या की बात सुन सुषमा एकदम हैरान रह गई और हैरानी से उसके चेहरे को अपने ओर मोड़ते हुए पूछी, तुम कैसे कर लेती हो बेटा ये सब? कल रात जिस इंसान ने तुम्हें इतना अपमानित किया, तुम्हें अपने ही कमरे में आने से मना कर दिया, आज सुबह सुबह तुम उसी के लिए एनर्जी ड्रिंक बनाने में लगी हुई हो। क्या तुम्हारा दिल नहीं है? तुम्हें दर्द नहीं होता है? दादी माँ की बात सुन नित्या का चेहरा एकदम मुरझा गया और वो उनके गले से लग गई, ताकि उसके आंखों से बहने वाली आंसू सुषमा जी को दिखाई ना पड़े। लेकिन सुषमा जी जानती थी कि नित्या रो रही है, इसीलिए वो उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, तू मुझसे अपनी आंसू छुपाने की कोशिश कर रही है मेरी बच्ची। जैसे ही सुषमा ये बात कही, नित्या थोड़ा हैरान रह गई और दादी माँ के गले से हटते हुए उनके चेहरे को देखने लगी। नित्या थोड़ा हैरानी से उनके तरफ देखते हुए बोली, नहीं तो दादी माँ, मैं भला क्यों रोऊंगी? वो तो बस थोड़ी सी मम्मा की याद आ गई थी, इसीलिए आपके गले से लग गई। बाकी मैं रो नहीं रही हूँ। मेरी उम्र आधी से भी ज्यादा बीत चुकी है नित्या, तो मैं अब लोगों के चेहरे देख समझ जाती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। और इस वक्त तुम्हारे आंख के आंसू मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं बेटा, इसीलिए तुम्हें मुझसे अपना दर्द छुपने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई, कम से कम तुम्हारे दर्द में ही काम आ जाओ। दादी माँ आप ऐसा मत बोलिए, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आप अपने चेहरे पर से इस उदासी को हटाइए और ये लीजिए, मेरे हाथों का गर्मा गर्म चाय पीकर बताइए कि कैसी बनी है। अपने घर में भी सुबह सुबह सबके लिए मैं ही चाय बनाया करती थी। मम्मा बोलती थी कि मैं चाय बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाती हूँ। तू खुद इतनी अच्छी है ना बेटा कि तेरे हाथों का कोई काम खराब हो ही नहीं सकता है। जो लोग तेरी इज्जत नहीं करते हैं ना, उसका नसीब खराब है ना कि तुम्हारा। और मैं तुम्हारी चाय पीकर बताओ, उससे पहले तुम ये जान लो कि दिवू के एनर्जी ड्रिंक में ये सौंफ नहीं डलती है, वरना वो इसे हाथ तक नहीं लगाएगा। सॉरी दादी माँ, मुझे नहीं पता था ये, पर आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी तैयार कर देती हूँ ड्रिंक को। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले दूध में ये मलाई डालकर उसमें हल्का सा ये वाली प्रोटीन मिला देना और हल्की चीनी डाल उसे मिला दो, बन गई एनर्जी ड्रिंक। नित्या जब दिव्यांश के एनर्जी ड्रिंक की बनाने की विधि सुनी तो उसे हंसी आ गई। उसे हंसते देख सुषमा पूछी, बेटा तुम हंस क्यों रही हो? नहीं दादी माँ, वो मुझे ना ये सोचकर हंसी आ गई कि दिव्यांश जी जैसे इंसान दूध भी पीते हैं, वरना मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ यही ना कि वो सिर्फ शराब ही पीता है। सुषमा जी एक झटके में बोल दी। नित्या को लगा कि शायद उसके इस तरह से दिव्यांश पर हंसने से उसकी दादी को बुरा लग गया, इसीलिए वो झट से मुस्कुराना बंद कर बोली, सॉरी दादी माँ, वो मैं ना बस। अरे बेटा, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? कौन सा तुम झूठ बोल रही हो? दिन रात वो बस नशा ही करता रहता है। उसे लगता है हमें ये सब नहीं समझ में आता है, पर मैं देखती हूँ ना, जब उसे इस तरह से अपनी जिंदगी को खुद के हाथों बर्बाद करते तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन शायद अब वो मेरा छोटा वाला दिवू नहीं रहा, जिसे गुस्सा कर मैं गलत काम करने से रोक देती थी। अब तो इधर दिव्यांश अपने कमरे में अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा था। तभी पीछे से नित्या ट्रे में उसके लिए एनर्जी ड्रिंक लाते हुए बोली, मिस्टर दिव्यांश, आपकी एनर्जी ड्रिंक कहाँ रख दूँ? कहीं रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, बस वही दरवाजे पर खड़ी रहो, मैं खुद आकर ले लूंगा।
और जब तक मैं बात कर रहा हूँ इसी तरह वहीं पर खड़ी रहो, समझ में आया? ठीक है। नित्या चुपचाप वही दरवाजे पर खड़ी दिव्यांश के कॉल कट होने का वेट करने लगी। इधर दिव्यांश अपने दोस्तों से बात किए जा रहा था। तभी उसके दोस्तों ने उसे पार्टी पर इनवाइट किया और वो पार्टी में जाने के लिए मान गया, लेकिन वो अपने दोस्तों से पूछा, अरे यार पहले ये बता कि पार्टी में रंग बिरंगी तितलियां तो होगी ना, क्योंकि तू जानता है मुझे उन लोगों के बिना मजा नहीं आता है। ज्यादा नहीं तो एक रात के लिए एक तो होनी चाहिए, वरना मैं नहीं आने वाला हूँ पार्टी में। दिव्यांश की इतनी घटिया बातें सुन नित्या को शर्म आ रही थी, इसीलिए वो वहां से जाना चाहती थी, जिस कारण वो दिव्यांश को बीच में ही टोकते हुए बोली, प्लीज दिव्यांश जी, मैं आपकी ये घटिया बातें नहीं सुन सकती हूँ। आप अपना ये ड्रिंक लीजिए और मुझे जाने दीजिए यहाँ से। नित्या ये बातें सर झुकाए ही बोली, लेकिन उसकी बात सुन दिव्यांश अपने दोस्तों को ये बोल फोन कट कर देता है कि वो बाद में करता है उन्हें, और नित्या के पास जा खड़ा हो जाता है और उसे गुस्से में देखते हुए पूछता है, तुमने अभी क्या बोला, जरा फिर से बोलना तो। मैंने बोला कि मुझे ऐसी बात सुननी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप अपना ये ड्रिंक ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए यहाँ से। ओ अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातें घटिया लग रही है। तुम्हारे कहने का मतलब सीधे सीधे यही है ना कि मैं घटिया हूँ? बोलो हाँ या ना। प्लीज मिस्टर दिव्यांश, मैंने ये तो। अपना सफाई अपने पास रखो, बस मेरे सवालों का सीधे सीधे जवाब दो, हाँ या ना बोलो। नित्या भी बोल दी, हाँ। इतना सुनते ही दिव्यांश उसके हाथों से वो ट्रे टेबल पर रखने लगा। तभी नित्या वहां से जल्दी कदम बढ़ा वापस जाने लगी थी, लेकिन तभी पीछे से दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए दीवार से लगा उसके दोनों हाथों को कस के दबा देता है। दिव्यांश जी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मेरे घाव दर्द कर रहे हैं। ओहो यार, अभी तो तुमने ही बोला ना कि मैं एक घटिया आदमी हूँ, तो फिर एक बार तुम्हारे साथ भी घटियापना करना बनता है ना। वैसे भी कल रात मुझे अकेला नींद भी नहीं आया था। वैसे तो तुम जैसी लो क्लास की लड़की के साथ मैं सोना भी पसंद नहीं करता हूँ, पर तुम्हारे में इतना आकर देख, एक बार तुम्हारे साथ वो सब करना तो बनता है, ताकि तुम्हें अपनी औकात समझ में आ जाए कि मुझसे किस तरह बात करनी चाहिए। इतना बोल दिव्यांश नित्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा और उसके बार बार मना करने के बावजूद भी उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अभी वो किस करने ही वाला होता है कि तभी नित्या उसके हाथ पर जोर से काटती हुई कमरे से रोते हुए भाग जाती है। दिव्यांश अपने हाथ को पकड़ गुस्से में कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसी घर में रहने वाली हो ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा करने वाले की क्या हाल होता है। सुषमा जी का कमरा। नित्या भागकर रोते हुए उनके कमरे में जा दरवाजा लगा लेती है और सीधे भागते हुए बेड पर जा गिरती है और अपने आंसू को बहने देती है और साथ में बोलती है, कितना घटिया इंसान है मिस्टर दिव्यांश। छेह, मुझे तो ये सोचकर भी घिन आती है कि वो ऐसे किसी लड़की के साथ ऐसे कर सकते हैं। लड़की कोई मन बहलाने की चीज तो नहीं है जो उसे एक बार यूज कर फेंक दिया। हे भोलेनाथ, आपने मुझे किस इंसान के साथ बांध दिया है। दिव्यांश का बांग्ला। नेहा अपनी कार से उसके बंगले के बाहर आते हुए कार रोक निकल खड़ी हो गई और अपने ड्राइवर से बोली, तुम अभी जाओ, मुझे जब घर जाना होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। जी मेम साहब। ड्राइवर वहां से कार ले चला जाता है। उसके जाने के बाद नेहा बाहर खड़ी खुद में बोलती, हम ये दिव्यांश का बांग्ला तो वाकई काफी शानदार लग रही है। इसका नाम भी काफी है इंडस्ट्री में। बस एक बार इसे मैं अपने प्यार के जाल में फंसा लूं ना, तो उसके बाद तो सब मेरा हो जाएगा। ये बांग्ला भी और उसके सारे पैसे भी। मुझे फिल्में ऑफर होनी भी शुरू ही जाएंगी, लेकिन उसके लिए मुझे इस दिव्यांश को अपने प्यार के जाल में फंसाना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं ये काम कर लूंगी। आखिर मेरा नाम भी नेहा भारद्वाज है। जिसे एक बार अपना मान लेती हूँ उसे अपना बना कर ही रहती हूँ। ये बोल नेहा घर के मेन दरवाजे पर जा गार्ड को इशारे से गेट खोलने को कहती है, पर गार्ड उनके पास आ बोलता है, मैडम आपको किससे मिलना है? मैं तुम्हारे दिव्यांश साहब की दोस्त हूँ, मुझे उन्हीं से मिलना है, तुम ये गेट खोलो। सॉरी मैडम, ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, ये झूठ बोल उनसे मिलने पर मैं आपको ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। प्लीज मेरी बात समझिए। व्हाट द हेल, तुम मुझे मना कर रहे हो? नेहा भारद्वाज को जानते नहीं हो कि मैं भी हीरोइन हूँ? जी नहीं मैडम, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। नेहा एक गार्ड के द्वारा खुद की इतनी बेइज्जती देख गुस्से से अपने पैर पटकते हुए मन ही मन बोली, इस गार्ड की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे अंदर जाने से रोक दिया और मेरी इतनी बेइज्जती भी कर दी। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही तुम मुझे जानने भी लगोगे और सलाम भी ठोकोगे। प्लीज मैडम आप जाइए यहाँ से, मैं आपको नहीं अंदर आने दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम अपना काम ही कर रहे हो ना। मैं अभी दिव्यांश को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें बोलेगा तब तो ये गेट खोलेंगे ना। जी मैडम। नेहा ने तभी जल्दी से दिव्यांश को कॉल कर दिया। अभी दिव्यांश नित्या के वजह से गुस्से में एनर्जी ड्रिंक पी ही रहा था कि तभी नेहा का कॉल आते देख मोबाइल रिसीव करते हुए गुस्से में ही बोला, हाँ नेहा बोलो, सुबह सुबह क्यों कॉल किया है?
कोई काम है क्या? क्या हुआ दिव्यांश? आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम काफी गुस्से में हो इस वक्त। गुस्सा तो हूँ मैं इस वक्त और मेरा काफी मूड भी खराब है। अगर तुम इस वक्त बात करने के लिए कॉल की हो तो फिलहाल मैं बात नहीं कर सकता हूँ। ये बोल वो कॉल कट कर बेड पर फेंक देता है। उधर से नेहा कुछ बोलती उससे पहले ही फोन कट जाता है, जिससे नेहा एकदम हैरान रह जाती है और मन ही मन बोलती है, इसने मेरी फोन कट कर दी। ये तो बहुत टेढ़ी चीज है। बड़ा मुश्किल होगा इसे अपने जाल में फंसाना, पर मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। जो एक बार डिसाइड कर लूँ उसे हासिल करना मुझे अच्छे से आता है। इतना सोच नेहा वापस से दिव्यांश को कॉल लगा देती है। फिर से नेहा का कॉल देख दिव्यांश को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल उठाकर बोलता है, क्या यार नेहा, जब मैंने कहा कि मेरा बात करने का मूड नहीं है तो फिर तुम वापस से कॉल क्यों कर दी? दिव्यांश, दिव्यांश मेरी बात तो एक मिनट सुन लो। हाँ बोलो क्या बोलना है, हैरी अप। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।